हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवप्रिय सारस्वत और मैंने इस वर्ष उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में अपने प्रथम प्रयास में 38वां स्थान हासिल किया है। और इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी कुछ बात, मेरी पूरी यात्रा, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। और अगर कोई बात आपके काम आ सकती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी के मुगरानीपुर नाम के टाउन से उत्तीर्ण की। और 12वीं की परीक्षा मैंने एक सरकारी कॉलेज था दमिली इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने पास की और दोनों ही मेरे हिंदी मीडियम में हुए। उसके बाद मैंने अपना पंचवर्षीय लॉ कोर्स जो था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। 2015 में पास आउट होने के बाद मैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली में आया, जहाँ पर मैंने संकल्प नाम की कोचिंग में एडमिशन लिया। क्योंकि दोस्तों, मेरा जो एक सपना था वो यूपीएससी क्वालिफाइड करने का था, एक सिविल सर्वेंट बनने का था, पर डेस्टिनी होती है और आज मैं यहाँ पे एक जज के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि फिर मैंने इस परीक्षा में अपना किस्मत आजमाई और पहली बार में मुझे अच्छी सफलता एक हाथ लगी। तो मैं इस परीक्षा में जो कैसे तैयारी करें और कैसे मैंने एक अच्छी रैंक हासिल की, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा जो है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू स्टेज आती है। तो चूँकि मैं बता दूं आपको कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मैंने वहाँ पर 2 अटैम्प्ट भी दिए प्रीलिम्स के, और मेरे शायद उन प्रयासों में कुछ कमी रह गई थी, तो वो मेरे क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स। और फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, एक प्रेशर बढ़ा, फैमिली में भी थोड़ा सा मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हुए और उनकी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं चल रही थी उस समय। फिर मैं घर चला गया। फिर मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यूपी जुडिशरी दीजिए, और फिर मैंने वो परीक्षा दी। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे थोड़ा कम समय मिला अपेक्षाकृत इस परीक्षा की तैयारी के लिए, पर चूँकि मैंने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की थी, उसका अनुभव मुझे काफ़ी यहाँ पर मिला। तो प्रीलिम्स के लिए मैं बस बताना चाहूँगा, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक लॉ का पेपर होता है। तो लॉ का पेपर जो होता है वो उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि लॉ का जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, जबकि जीएस का पेपर 150 नंबर का होता है। तो पहली मेरी सलाह रहेगी आप लोगों को कि आप लॉ पे ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप वहाँ पे 2 नंबर गेन करेंगे और उसका एक एरिया कन्फाइंड है, तो आप वहाँ पे कम उस मेहनत में ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। जबकि जीएस का जो सिलेबस है वो ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा फैला हुआ है और उसमें कुछ पता नहीं होता है कि मतलब क्या आएगा। तो आप पहली चीज़ लॉ पे कमांड करिए। और मेरी राय है कि सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस। आप जो भी पेपर आए हुए हैं पिछले सालों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में आए हों, चाहे वो मध्य प्रदेश में आए हों, या बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में या उत्तराखंड में, उन सब जो कंपाइलेशन होता है उन क्वेश्चंस का, वो ले लीजिए आप। तो उसके लिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप एक घटना चक्र ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है वो। प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और उससे काफ़ी रिपीट भी हो जाएंगे आपके। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप एक कोई भी यूनिवर्सल या सिंगल की गाइड ले सकते हैं जिसमें पेपर्स का कंपाइलेशन होता है। तो उसके लिए आप जब पिछले सालों के पेपर्स हल करेंगे तो आप जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जिन सेक्शन से पूछे गए हैं, उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए बेरेक्ट में जाके आप। और जब उसी को बार बार देखेंगे तो आपको वो चीज़ एकदम रट जाएंगी। और जो पिछले कुछ महत्वपूर्ण केस पूछे गए हों, या आर्टिकल पूछे गए हों, या सेक्शंस पूछे गए हों, वो आप आराम से कर ले जाएंगे, उसमें आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आप, और फिर उसके बाद चूँकि अब इस बार से नेगेटिव जो हम लोगों ने पेपर दिया था, इसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उसके लिए आप, बेहतर होगा, मेरी सलाह होगी कि आप पेपर से कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आने लगेगी आप। क्योंकि शुरुआत में आप गलत करेंगे और माइनस मार्किंग का बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। तो आप उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करिएगा। तो प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही है कि आप एक पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं उनका डीपली एनालिसिस करिए। तो इस प्रीलिम्स में एक चीज़ और ख़ास बता दूंगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको रटना काफ़ी पड़ता है। सेक्शंस हों, चाहे वो इम्पोर्टेंट केसेस हों, चाहे वो आर्टिकल्स हों, तो इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कम समय मिला था तैयारी का और प्रीलिम्स पास में था, तो मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा वाजपेयी, जो कि इस समय सिटिंग जज हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी कि आप सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट या केसेस हैं, उनके लिए आप एक कागज़ पे लिख के आप चिपका लीजिए अपने रूम पे, और जब आप निकलेंगे वहाँ से बार बार आपकी नज़र पड़ेगी तो आप उसका टाइम का यूटिलाइज़ कर पाएंगे और आप कुछ चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगे। तो मैं सुबह जैसे अपनी चाय बनाता था तो उसको एक बार देख लेता था, जैसे कहीं गया खाना खा के आया तो मैंने उन पन्नों को देख लिया, तो उन पन्नों से मेरे सेक्शंस मेरे दिमाग में एकदम क्लियर हो गए थे। सेक्शंस भी थे, केसेस भी थे, और भी बहुत सारी बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं लॉ में। छोटा छोटा सेक्शंस का अंतर होता है, पनिशमेंट का अंतर होता है, कितनी सज़ा मिलेगी, तो बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है। तो अगर आप
पेज पे लिख लेंगे अपने सामने, तो वो जब आप गाहे बगाए वहाँ से निकलेंगे तो आपका टाइम जो है बहुत मैक्सिमाइज यूटिलाइज होगा आपका, उसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ। तो प्रीलिम्स में वो काफ़ी स्ट्रेटजी हेल्प हुई और मेरा अच्छा स्कोर था और कट ऑफ से बहुत अच्छे खासे मार्जिन पे मैं था, क्योंकि प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करना इसलिए भी दोस्तों ज़रूरी है कि इस परीक्षा में टाइम मेंस के लिए वैसे ही कम मिलता है, और अगर आप प्रीलिम्स में सर्टेन नहीं हैं तो फिर आपका टाइम रिजल्ट आने तक बेकार चला जाएगा, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है आपको। तो जैसे आप प्रीलिम्स दे के आएंगे और अगर आप सर्टेन हैं कि हाँ मैं कट ऑफ से अच्छे खासे मार्जिन पे हूँ, आप अगले दिन से मेंस की तैयारी में लग सकते हैं और आप कई लोगों से एज में जाएंगे, आप आगे रहेंगे उनसे। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेरा यही फार्मूला है। अब बात आती है मेंस की, तो फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने इस परीक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, लॉ जो बेटे यूपी पीसीएसजे परीक्षा के लिए मैंने खुद से ही पढ़ाई की है। मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इस परीक्षा में काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के दौरान मेरा लॉ से काफ़ी दूरी हो गई थी। तो इस परीक्षा के लिए मैं कोचिंग नहीं ले पाया, क्योंकि मैं घर चला गया था उसके बाद 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स में देने के बाद, और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में था, तो मैं घर चला गया था और घर से ही मैंने सारी तैयारी की। तो मेरा जो फॉर्मूला रहा है इस परीक्षा में कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बैंक तैयार किया। 1982 से 2016 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको अलग अलग सेगमेंट में बांटा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डाल के जितने भी क्वेश्चन आए पिछले सालों से वो एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने लिख लिए। ऐसे ही अगर सीआरपीसी है तो उसके सारे क्वेश्चंस लिख लिए, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह से इसमें टोटल 21 सब्जेक्ट आते हैं मेंस की परीक्षा में। तो आप अलग अलग सेगमेंट बना लें और फिर कोशिश आप फिर ये देखने के बाद ये पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जी हाँ सर, इसमें 60 to 70% रिपीट ही आते हैं मेंस के क्वेश्चन। हो सकता है वो अलग अलग फॉर्म में पूछे जाए, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे जाए, पर मतलब मैटर वही होता है ऑलमोस्ट। मतलब तो आप जब क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को A4 साइज पर लिख के उसका आंसर फॉर्म करने की कोशिश करिए। चाहे वो आप बुक से हेल्प कर सकते हैं, इंटरनेट से हेल्प कर सकते हैं, किसी कोचिंग का नोट्स भी ले सकते हैं, दोस्तों से पूछ सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक नोट्स तैयार हो जाएगा, पूरा कंपाइलेशन, जो कि आपके हाथ से लिखा गया होगा। तो उसके लिए आप जब आपको मेंस में टाइम कम मिलेगा तो आप उसी को जब बार बार पढ़ेंगे और जब उसी में से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी इसको। और इस दौरान जब मेंस आए आपका तो आप आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, क्योंकि मैंने कोचिंग भले ही नहीं ली थी, पर यूपीएससी की तैयारी के दौरान मेरी कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप हो गई थी। जैसे एनालिटिकल अप्रोच, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी, एक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने का बदल गया था, और एक आंसर राइटिंग पे मेरे बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो जब आप भी पढ़ें तो आपको स्पेशली आंसर राइटिंग मत करिए, जो आप पढ़ते हैं दिन भर में, रात को सोते समय आधे से 1 घंटे आप लिख लीजिए उसको, क्वेश्चन को उसी के आंसर के साथ, और टाइम ड्यूरेशन लिख दीजिए कितने मिनट में हमने आंसर लिखा। अगर आप 1.5 पेज 12 मिनट लिख रहे हैं, 13 मिनट लिख रहे हैं, तो आप इससे आप खुद एक, जैसे होता है ना कि कई बार कुछ लोग अकेले होते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता है, मतलब तो आप कैसे फिर कर पाएंगे सेल्फ एवेल्यूशन। तो आप कोई क्वेश्चन लिखिए, उसको घड़ी से देखकर टाइम मिला लीजिए, 12 मिनट में हमने इतना पेज लिखा, तो इससे आपकी स्पीड पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बहुत जरूरी है, लेंदी पेपर्स आते हैं। दूसरी चीज़ आपकी, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस काफ़ी तेज हो जाती है, आपकी दिमाग काफ़ी चलने लगता है, तो आप आंसर राइटिंग जरूर करिए। और तो मेरे मेंस में मुझे जैसे कि 1 महीना हार्डली मिला था, तो इस दौरान भी जो मैं दिन भर पढ़ता था, रात में सोने से पहले मैं आधे से 1 घंटे उन सब चीज़ों को लिखता था। तो इससे क्या होता था, वो जो मैंने दिन भर पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाता था, और दूसरी चीज़ मेरी स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाती थी, और मुझे टाइम का अंदाज़ा रह गया था कि मैं कितना समय में कितना लिख सकता हूँ। तो मेरा पेपर नहीं छूटा उस मेंस के दौरान। कई लोगों के मैंने देखा पेपर छूट गए, पर आप मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप पूरा अटेम्प्ट करके आए पेपर, आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आए पेपर, कोशिश करिएगा आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो ये तरीका था मेंस में कंपाइलेशन का। अब बात करते हैं हम लोग कि मेंस में पेपर कितने होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो मुख्य परीक्षा होती है न्यायिक सेवा में, उसके 5 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर जो जीएस का होता है 200 नंबर का आता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जीएस में आपसे मैं एडवाइस करूँगा कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। आप इस तरह की अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको न्यूज़पेपर बढ़िया से आप पढ़ना चाहिए। आपको इससे कई चीज़ें फ़ायदा होंगे। अगर आप किसी करंट मुद्दे पे आपके पास आपकी खुद की विचारधारा होगी, जैसे कि अभी आप देखें एक आर्टिकल 370 पे ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उसके बाद ट्रिपल तलाक बिल है। तो अगर आप पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को अखबार में, वो जो एडिटोरियल पेज होता है, तो उससे आपका खुद की एक ओपिनियन फॉर्म होती है, कैसे क्वेश्चन को लिखना है, कैसे अटैम्प्ट करना। तो आपको इस फिर स्पेशली तैयारी नहीं करनी पड़ेगी कि आप मंथली मैगजीन लेके पढ़ डाले और हो गया आपका। नहीं, आप सिंपली पेपर पढ़ते हैं, रिलीजियसली पढ़ते हैं, 1 घंटा मुश्किल से आधे घंटे से 1 घंटा लगता है, तो एक अच्छी ओपिनियन फॉर्म होती है आपको। तो उस जो कि जीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे याद है 200 नंबर में से शायद 100 to 120 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको आपकी पर्सनल ओपिनियन ही लिखनी होती है। तो उसमें आपको पेपर बहुत हेल्प कर जाएगा। और बाकी 60 to 70 नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, जैसे कि कौन पर्सन किस कारण से चर्चा में रहे, या कोई प्लेस है वो चर्चा में क्यों रहा, या किसको कौन सा अवार्ड मिला। तो जब आप जीएस प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, वो आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएगा। तो जीएस का पेपर इस तरह से आपका
आराम से हो जाएगा। उसके बाद आती है लैंग्वेज पेपर की। तो लैंग्वेज पेपर में पहले आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है, उसके बाद एक हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आती है और प्रेसी राइटिंग आती है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ भी फ़ायदा होगा उसका। आप ऐसे वगैरह आप आराम से लिख ले जाएंगे और बहुत अच्छा लिख ले जाएंगे कंटेंट आप, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स का जब आप कॉलम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में तो उनकी आप जब आप लिखेंगे तो आपकी एक करंट अप्रोच आएगी और बहुत अच्छा आपका एक इफेक्टिव निबंध हो जाएगा। और निबंध में चूँकि मैंने तैयारी सिविल सर्विस की थी तो मेरे निबंध में स्पेशली मैंने कोई तैयारी नहीं की, पर यह है कि हाँ आप कुछ कोट्स लिख लीजिए। मुश्किल से 4-5 चीज़ों पे आप 2-4-5 कोट लिख लीजिए। जैसे वुमेन है, रिपीट होता है निबंध पे हमेशा, ऐसे वुमेन पे आते हैं, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, किसी भी तरह का आप 4 या 5 कोटेशन लिख सकते हैं वुमेन के लिए। कुछ अगर कुछ आंकड़े मिल जाएँ आपको वो भी लिख सकते हैं आप। इंडियन एजुकेशन है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है, और ये आपका जैसे टेररिज्म है। तो ये सब ऐसे निबंध इतने अच्छे मुद्दे हैं कि इस पर आपको निबंध कोई ना कोई मिल ही जाएगा हर साल। तो इन सब पे आप 5-5, 6-6 कोट लिख लीजिए। अगर आप उससे शुरुआत करते हैं, अंत करते हैं, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको शायद नंबर भी उसमें अच्छे मिल जाएंगे। और उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इन सब चीज़ों का थोड़ा अभ्यास कर लें आप। कई लोग अपने जीवन की पहली प्रेसी राइटिंग पेपर हॉल में ही जाके करते हैं, तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि आप जैसे कई लोग पढ़ते बहुत है पर खुद प्रैक्टिस नहीं करते लिखने की। लेकिन मैं बता दूं कि आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने जाती, आप नहीं जाते हैं, तो आपकी कॉपी से ही वो एवोल्यूशन करेगा। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे और आप जाके वहाँ पर लिखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, चाहे वो कितना भी समय कम हो। पर अच्छा प्रेजेंटेशन ही ज़रूरी है। अच्छा प्रेजेंटेशन आपको लिस्ट में लाएगा, अच्छा प्रेजेंटेशन आपको अच्छी रैंक में लाके खड़ा कर देगा। तो ये मेरा मानना है कि ये आपके 2 पेपर हो जाएंगे। उसके बाद 3 पेपर लॉ के होते हैं, एक सब्सटेंटिव, एक प्रोसीजरल और लोकल लॉ। तो मेरा तो वही फार्मूला था, क्योंकि बहुत समय मेरे पास कम था तो मैं बहुत डीपली एनालिसिस में नहीं पढ़ पाया था। लेकिन एलएलबी के दौरान मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए थे। मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर कोशिश हो आप अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा आगे, मतलब नहीं रहेंगे तो उसका थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सिंसियर होंगे आप। उसके बाद तो जो लॉ के पेपर उनका मैंने वही फार्मूला है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपना नोट्स तैयार करिए। और कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उसमें, तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। 60 to 70% रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उतने में आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। इन परीक्षाओं में इनका यही होता है। तो मीन्स आपका इस तरह से क्लियर हो जाएगा। बाकी कोशिश करिएगा लिखने का। मैं बता दूं आपको, जब आप मेंस में लिखते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट वाइज कोशिश करिए लिखने की, तोड़ तोड़ के। जैसे सेक्शंस होते हैं तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में तोड़ तोड़ के लिखिए आप। मतलब एक बॉडी होनी चाहिए आपका, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फॉर्म में। तो आप शुरुआत करिए कुछ 2 लाइन में, फिर आप जो सेक्शन है आपका मेन है आप उसको तोड़ के लिए खंड में। तो एग्जामिनर को ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। और जो कीवर्ड्स उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और बेहतर होगा आप एक ही पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि समय कम रहता है और आपको काम ज़्यादा करना 3 घंटे में। तो पेपर नहीं छूटना चाहिए पहली चीज़, क्योंकि अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसमें। पर आप आपने अटेम्प्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, तो आपको 2, 3, 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और 2, 3, 4 नंबर परीक्षाएँ बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो ये चीज़ हुई। फिर अब बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कुछ चीज़ें कि इंटरव्यू की ये आपके एक व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। नॉलेज आपकी पहले ही चेक हो गई होती है, पर ये व्यक्तित्व परीक्षण होता है, क्योंकि इसमें आपके 4 लोग सामने बैठते हैं आपके इंटरव्यू बोर्ड में। एक मेंबर कमीशन के होते हैं, एक ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के होते हैं, 2 लोग प्रोफेसर्स होते हैं। तो बहुत अच्छा एक लेवल का इंटरव्यू यहाँ पे होता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए पर्सनैलिटी आपकी 1 या 2 दिन या 1 महीने में फॉर्म नहीं होती, शुरुआत से ही आपकी चीज़ें इनकलकेट होती हैं। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर आदत कोशिश करिए, आज से ही आदत डालिए कि पोलाइट रहिए, आप विनम्रता से मिलिए, सबसे अच्छे से बोलिए। तो जब आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदत डाल लेंगे तो आपको पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी रहेगी आपकी। आप वहाँ जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, जब आप विनम्रता से बोलेंगे तो उनको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2-4 क्वेश्चन नहीं भी बता पाते हैं, ये कोई आधार नहीं है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त पिछली बार कई क्वेश्चन नहीं बताने के बावजूद, पर वो चूँकि इतने विनम्र थे, मनीष शुक्ला, वो 70 नंबर इंटरव्यू में पाए थे। वो बहुत उनकी हम्बलनेस थी, पोलाइटनेस थी, तो उनका बहुत अच्छा नंबर आया। जबकि तो मेरा मानना भी यही है आपको, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मुझे हार्डली 5 दिन इंटरव्यू के लिए मिला था। मैं अपने घर पे था झांसी और तैयारी कर रहा था कोई कि किसी मॉक इंटरव्यू क्लासेस में चला जाऊं लखनऊ या दिल्ली। पर मुझे 19 तारीख को पता चला कि 26 जून को आपको इंटरव्यू इलाहाबाद आना है। तो मैंने कोई क्लास लेने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं किसी कोचिंग क्लास या किसी मॉक इंटरव्यू क्लास में नहीं गया। और मैंने अपने कमरे में थोड़ा सा जो बेस था मेरा लॉक, मैंने एक बार उसको रिवाइज़ किया और वहाँ पे पहुँच गया अपना। तो इंटरव्यू बोर्ड में जब पहुँचा तो एक पोलाइटनेस थी, उससे अपना आंसर दिए। ईश्वर की थोड़ी कृपा भी, ईश्वर की पूरी कृपा थी कि मतलब क्वेश्चन पूछे गए जो मुझे, एक सब्जेक्ट मेरा जो बहुत अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे इर्द गिर्द पूछे गए। कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए इलेक्शंस वगैरह को लेकर। तो चूँकि मैं आपको बता दूं, मैंने न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ता हूँ अभी, तो उस क्वेश्चंस को मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया और वो काफ़ी इम्प्रेस भी दिखी मुझे। तो मुझे लगता है मार्क्स अच्छे मिले होंगे उसमें।
तो ये इंटरव्यू की मैंने आपको तीनों स्टेजेस के बारे में बता दिया, क्योंकि मेरी कोई खास स्ट्रेटजी नहीं रही, बस प्रीलिम्स में वही प्रीवियस पेपर्स उन्हें हल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मेंस में आप एक बार अपना सॉल्यूशन बना लीजिए, प्रीलिम्स क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में एक अपना नोट्स बना लीजिए, वही रिपीटेड होते हैं तो वही आपका आराम से उतने में हो जाएगा। और मेंस की इंटरव्यू के लिए आप जितना पढ़ लें, बाकी अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा पोलाइट रखें, डाउन टू अर्थ रखें, एरोगेंस आपकी ना दिखे पर्सनैलिटी में, इसमें आपको नंबर इंटरव्यू का मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पर मैं फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जर्नी 4 साल की रही। हालांकि ये जुडिशरी पहला अटैम्प्ट था, पर मैं तैयारी 4 साल पहले शुरू कर चुका था यूपीएससी की। तो क्योंकि मेरा सपना जो था वो यूपीएससी का था, पर डेस्टिनी मुझे यहाँ पे ले आई। पर मैं बताता हूँ इस तरह की परीक्षाएं जो 3 चरणों में होती हैं और बड़े एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें खुद को मोटिवेट रखना, आप खुद लूज़ ना हो, खुद आप हतोत्साहित ना हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कैसे बचें। मतलब तो मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ 2016 में, मैंने प्रीलिम्स यूपीएससी का दिया, उसके बाद 2017 में भी दिया, दोनों बार प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, और मैं काफ़ी होता ना कि बहुत मेरा मोटिवेशन ख़त्म होता जा रहा था धीरे धीरे। पर जैसे मैं जब पढ़ता था तो कुछ चीज़ें थी, जैसे मैं देखता था मेरे यहाँ जैसे एक पेपर देने आते थे भैया, वो सुबह 6 बजे पेपर दे देते थे, तो मैं देखता था ये बंदा भाई सुबह सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम में मुझे 6 बजे पेपर मिल रहा है, मतलब कितनी टफ कंडीशंस में मतलब कर रहा है, मुझे तो सिंपल पढ़ना ही था। उसे बरसात में रेनकोट पहन के आना है, सर्दी में जैकेट पहन के आना है, और देता था मुझे पेपर, मैं दिखता था उसे अच्छा, मतलब मोटिवेशन मिलता था कि बताइए एक बंदा रिलीजली मुझे पेपर दे रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी इन 3 दिन मेरा मेंस था, और मैं काफ़ी प्रेशर में था, क्योंकि ये जर्नी ऐसी की प्रेशर था। और 26 जनवरी का मुझे अच्छी तरह याद है दिन, बहुत जब उठा तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि यार पता नहीं कैसे होगा, जाना है, थोड़ा सा प्री हो गया था कि घर वालों का इतना सपोर्ट, इतनी उन्होंने मेहनत की थी हमारे पीछे, मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं सुबह अपनी चाय मैंने चढ़ाई, छोटा सा मेरा सिलेंडर था, मैं घर पे ही था पर अपने कमरे में चाय बना लेता था, तो एक खिड़की खोली तो 26 जनवरी थी, तो बगल में कोई स्कूल होगा, तो उससे एक आवाज़ आई, वो लता मंगेशकर जी का गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो मैं सुनता आया था बचपन से, मैं फील किया कि जो हमारे जवान हैं वो मतलब सीमा पर रहते हैं परिवार को छोड़ के, उनकी ज़िंदगी अभी कोई ठिकाना नहीं होता है, हमारे खातिर वो अपना निछावर कर देते हैं। तो आप देखिए कितना मतलब दुख रहता है जब वो घर उनके पावन शरीर जब पहुंचते होंगे। तो फिर मेरा क्या है, तो छोटा सा मेंस है, नहीं होगा तो नहीं होगा ना, क्लियर, दूसरी बार दे लेंगे भाई, तीसरी बार दे लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मेरा एकदम प्रेशर, आपको यकीन मानिए 1 मिनट में पूरा प्रेशर खत्म, पूरा प्रेशर खत्म। हमने कहा भाई अब जो होगा देखा जाएगा, अपनी तरफ से पढ़ लिए। हाँ, अपनी तरफ से आप कोई भी ऐसा मतलब मन में मत रखिए कि जब रिजल्ट आए आपको लगे कि यार ये कर लेते तो हो जाता, ऐसा कुछ मत करिए आप, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप अगर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लेते हैं उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप दोषी नहीं, आप निर्दोष हैं, आपने अपनी तरफ से। हाँ, अगर आपने टाइम बर्बाद किया, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की आपने, तो फिर आपको कसूरवार हैं भाई इस चीज़ के, क्योंकि आपने संसाधनों का अनुचित प्रयोग किया है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जिन्हें पढ़ने के इतने अवसर नहीं मिलते हैं, तो ये आपकी गलती है। तो मैं जैसे जवानों को दिखता था, फिर मैं किसानों को, जैसे गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, गाँव अक्सर आता जाता रहता हूँ, किसानों को देखता था कि हर सर्दी गर्मी बरसात में अपने खेतों में काम करते थे, जाड़े की ठंड में अपना वो खुले में सोते थे। तो जब मैं देखता था कि इनका तो यार अगली फसल का भरोसा भी नहीं, कि ओले गिर जाएंगे, बरसात हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी, फिर भी इतना हार्ड लेवल लगातार दे रहे हैं। हमें तो पता है कि भाई एग्जाम इतने सारे, कहीं ना कहीं प्री निकले, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, हम कुछ तो कर ही लेंगे। तो जब इन सब चीज़ों को देख के मैं अपने खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता था। जैसे, और आपको बताऊं मैं, आप इसलिए नहीं कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे हैं या बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, अपने घर परिवार में देखिए, समाज में देखिए, आप उनसे आप मोटिवेट होंगे। भाई मैं अपनी मम्मी को देखता था, जैसे मेरी मम्मी सुबह जैसे वही उठना, नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, फिर घर के काम, फिर शाम को नाश्ता खाना, वही सब चलता था, एक ही काम को मतलब लगातार, कितना बोरिंग सा काम है मतलब। तो मेरा मानना है साहब कि आपको मोटिवेट करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुनना पड़े या कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी पड़े, आप अपने घर परिवार में देखिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए। वैसे मैं अपनी मम्मी को देखता था, तो वो सुबह शाम खाना नाश्ता, वही घर के काम, फिर सुबह शाम ना खाना नाश्ता, उनका एक ही काम था, मतलब चाहे तबीयत खराब हो या नहीं हो, जैसा भी हो। तो मैं सोचता था कि यार मतलब एक ही काम को लगातार तो हम तो पढ़ ही सकते हैं ना कम से कम। मेरे पिताजी सुबह ऑफिस जाते, रात को आते, उसके वही काम हमारे लिए, फिर हमें पढ़ाते थे, मैं छोटा था, तो मैं सब इन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेता था। तो मेरा मानना है कि जब भी आप अपने आसपास के लोगों को देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, और आपको तो एक कमरे में बैठ के सिर्फ एक बढ़िया से अपने एनवायरनमेंट में पढ़ना है, तो ये बहुत इजी काम है मुझे लगता है। बस आप थोड़ा सा अपने आप को सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस पढ़ने का मौका मिला। आपको कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। तो और दूसरी चीज़, मुझे कविता पढ़ने और कविता लिखने का बड़ा शौक़ रहा है, क्योंकि तैयारी के दौरान होता क्या है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, कई सारे फ्रेंड्स भी टूटते चले जाते हैं, कटते चले जाते हैं, और जैसे जैसे आप असफलता की ओर बढ़ते हैं, समय बीतता है, आप आइसोलेट होते चले जाते हैं। तो फिर मैं कविता का शुरू से शौकीन रहा हूँ, मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं बड़ी पसंदीदा हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किताबें पढ़ना। तो
वो खुद को मैं इससे मोटिवेट कर लेता था। तो ये मेरे सोर्स थे खुद के मोटिवेशन के, क्योंकि जर्नी जो है वो बड़े इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और वाकई में कई बार लोग साथ भी छोड़ देते हैं जर्नी में बीच में आपका, तो उस समय आप खुद को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर अगर आप मेहनत करते हैं, शिद्दत से करते हैं, तो आप वाकई में सफल होंगे। और मेरा मानना है कि बस मैं ये कहना चाहूँगा, कठिन परिश्रम तो आप करें ही, साथ में आप थोड़ा पोलाइट रहें, विनम्र रहें, अच्छे से मिलिए, ऐसा कोई काम मत करिए कि किसी को दुख पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचे। और ये सब जैसे मैंने पढ़ रखा था कि सक्सेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्किंग एंड ब्लेसिंग्स। तो हार्ड वर्किंग आपके हाथ में रहती है, पर ब्लेसिंग्स कहाँ से आएंगी? तो ब्लेसिंग्स यहाँ से आएंगी जब आप बड़ों का आशीर्वाद रखेंगे, अच्छा बोलेंगे, विनम्र रहेंगे, तो यहाँ से आप, तो फिर सफलता की दो चाबी होती है, एक आपके हाथ में, एक ऊपर वाले के हाथ में। तो जब दोनों चाबी लग जाएंगी ताले में, तो सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी आपको। तो ये सब मेरी सब, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहा इन 4 सालों में, और मैंने लगातार कई बार लगता था अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर इस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया मैंने, और मैं आज ईश्वर की कृपा है कि मैं यहाँ तक हूँ। मेरे माता पिता की कृपा आशीर्वाद रहा कि मेरे कोई कठिन का समय नहीं आया। पर एक समय था जब थोड़ा मैं काफ़ी हतोत्साहित हो गया था। एक समय था जब दोनों प्रीलिम्स मेरे नहीं क्लियर हुए यूपीएससी में। मेरे भैया भी चूँकि मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, उनके भी क्लियर नहीं हो पाए, वो भी मेरे से बड़े हैं, वो उनके साथ मैं तैयारी कर रहा था, हम 2 ही लोग हैं। उस दोनों के भाइयों के हम लोग की क्लियर नहीं हुए प्रीलिम्स। उसके बाद मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हुए, और घर में मेरी माता पिता की तबीयत थोड़ा सा उस समय सही नहीं चल रही थी। और फिर कुछ ये होता ना, इन सब चीज़ों में एक चीज़ और ऐड हो गई कि मेरे कुछ खास लोग थे जिनसे मुझे काफ़ी उम्मीदें थी कि मेरे साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनकी सफलता मैं उनके साथ था। पर उनका साथ भी कई बार मिस हो गया हमसे, परिस्थितियाँ जो भी रही हो, डेस्टिनी शायद यही थी। तो जब हम लोग घर पर तैयारी कर रहे थे दोनों भाई, और पिताजी भी रिटायर्ड हो गए थे, दोनों भाई घर पे थे लखनऊ और दिल्ली पढ़ने के बाद, तो आप समझ सकते हैं समाज का एक प्रेशर भी रहता है कि भाई क्या कर रहे हो, इतना समय हो गया तुम लोगों को। तो ये सब चीज़ों ने थोड़ा सा टाइम को टफ़ कर दिया था उस समय, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जब सब कुछ लौटने के बाद जब आप खाली घर लौटते हैं ना, तो बहुत टफ़ टाइम होता है वो। जब आप कोचिंग भी कर लें, दिल्ली में भी रह लें, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन भी कर लें, जब उसके बाद भी आप जब अपने घर खाली हाथ लौटते हैं, और जब माता पिता को आप उनके चेहरे का सामना करते हैं ना, तो माता पिता भले ही आपसे कुछ ना कहें, पर आप अंदर कितनी बार मरते हैं आप नहीं समझ सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा जल्दी से सिंसियर हो जाएँ, उस प्रेशर को मत झेलें तो अच्छा है, क्योंकि वो प्रेशर मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा होता है। पर हाँ, एक बात है, उस टफ़ टाइम ने मुझे सिखाया काफ़ी कुछ, मतलब जो कौन अपना है, कौन साथ छोड़ता है, कौन साथ निभाता है। और मेरे कई अच्छे दोस्त थे जिनकी वजह से, क्योंकि मेरा नहीं था मन जुडिशियल एग्ज़ाम देने का, पर चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, मेरे दोस्त मुझे अच्छी तरह से समझ रहे थे कि किस मेंटल स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, तो उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम इस एग्ज़ाम को दो, तुम्हारे लिए नौकरी पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है तो आगे तैयारी करना, वरना लेकिन। और उन्होंने, क्योंकि लॉ मैंने कोचिंग नहीं की, मैं फिर बताना चाहूँगा, और लॉ में उन्हीं के भरोसे ही आया था। कुछ फ्रेंड है उपन्यु शुक्ला, स्पेशली दोस्तों का क्या रोल होता है मैं इस पर भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर दोस्त ऐसे मिल जाए तो फिर क्या चीज़ इम्पॉसिबल है। मेरे उपन्यु शुक्ला दोस्त हैं, वो लगातार उनका बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे नोट्स प्रोवाइड कराए। एक एकता सिंह हैं, बिना किसी इस बात की कि आगे बढ़ रहे हैं या हमसे ज़्यादा कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के फील नहीं होने दिया। फ़ोन पर घंटों लेक्चर दिए, मुझे हमेशा मोटिवेट रखा कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं आनंद पटेल, जब भी मुझे लगता था अब नहीं हो पाएगा मेरा, अब नहीं हो पाएगा, पर मैं उनसे फ़ोन करता था, वो कहते थे नहीं तुम्हारा तो होना ही है, इस बार तुम्हारे साथ भगवान है। तो इस तरह की बातें करते। धवन पांडे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं जबकि प्रीलिम्स देने गया था तो मेरा सेंटर आगरा में था, मैं तरुण अग्रवाल के यहाँ पे रुका हुआ था, वो सिटिंग जज हैं, उनका बड़ा वो रहा। उसके बाद मैं मेंस देने गया लखनऊ में, मेरे एक दोस्त उपन्यु शुक्ला, उनके यहाँ मैं रहा 3 दिन, उनके यहाँ से मैंने मेंस दिए। उसके बाद मैं जब इंटरव्यू देने गया इलाहाबाद, तो मैं अकेला गया था। तो मेरे एक दोस्त थे धवन पांडे, वो घर से आए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके पिताजी की भी तबीयत ख़राब थी, पर उस स्थिति में भी जब वो मुझे इंटरव्यू दिलाने ले गए, तो मुझे लगा कि मैं ठीक है, मेरा इस एग्ज़ाम में हो ना हो, पर कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे दोस्त, उसके अलावा भी कई ऐसे दोस्त हैं, जैसे कि एक हमारे सौरभ शुक्ला, वो मुझे लॉ वगैरह काफ़ी पढ़ाए, उनकी स्कूल भी रैंक इस बार। सौरभ हैं, अरविंद हैं, प्रियांशु हैं, अनुराधा हैं, तान्या हैं, सत्यम भैया हैं, प्रवीण भैया हैं, मेरे राघवेंद्र भैया हैं। तो उन सब का एक योगदान रहा इन सब चीज़ों में। तो मैं फ्रेंड्स का रोल मैं कहना चाहूँगा 4 लाइनों से मुझे याद आ रही हैं कि मुअज्जन दिल अगर हो तो सदाएं साथ आती हैं, समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती हैं, मैं आज इस मुकाम पर हूँ ये मेरे दोस्तों की मेहरबानी है, दुआएं साथ हों तो सब दवाएं काम आती हैं। तो मेरे उन दोस्तों का बहुत योगदान रहा। उसके बाद मेरे माता पिता का तो मैं क्या बताऊँ, मतलब बस मैं इनसे ये कहना चाहूँगा माता पिता से कि
मेरी सफलता और असफलता से अलग मेरी सार्थकता आपके बेटा होने में ज़्यादा है। मैं आपका बेटा हमेशा रहना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो साथ दिया उस समय जमाने से लड़के लोगों ने कहा कि नहीं वो वकालत करवा दो, इनको ये करवा दो, लेकिन माता पिता मुझ पर हमेशा भरोसा बनाए रखे। और मैं माता पिता को भी संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने बेटे पर थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि जब वो दिल्ली बाहर तैयारी करने जाता है, इतनी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने जाता है, तो आपके भरोसे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपना भरोसा खींच लेंगे तो यकीन मानिए वो टूट जाएगा, और फिर उसके बाद जो होगा वो अलग बात है। तो उनके लिए तो मैं, मेरे भैया सर्वप्रिय सारस्वत, उनके साथ में रहा, वो इस समय तैयारी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पे बैठे दिखाई देंगे आपको। उनका मैं बड़ा वो हूँ कि जब मैं उनके साथ रहता तो उतना परिपक्व नहीं था, पर मेरे सोचने समझने की जो दिशा तय की उन्होंने बदला, समाज के प्रति नज़रिया क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, एक अप्रोच, संतुलित अप्रोच कैसे हो जाए, तो उनके विचारों से मैं हमेशा प्रभावित रहा और मैं कोशिश करता था उनके जैसे विचारों के साथ जी सकूँ। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे कुछ जहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा, उसके बाद एक सरकारी स्कूल जहाँ पे मैं 2 या 5 रुपये फीस दिया करता था, 11th-12th मैंने वहाँ से भी की। उनके गुरुजनों का बड़ा आभारी हूँ मैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 5 साल रहा, उनकी जो डीन इस समय प्रोफेसर CP सिंह सर, विश्वकर्मा सर। मैं क्योंकि झांसी से तैयारी कर रहा था अपने घर से, ना वहाँ पे कोई कोचिंग ना कुछ है, तो मैंने सर से कहा सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, पहली बार दे रहा हूँ, कैसे क्या होगा। तो बोले कि तुम अपना आंसर लिखा करो और व्हाट्सएप पे मुझे भेजा करो, मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें फीडबैक दिया करूँगा कि क्या कैसा लिख रहे हो। तो वो व्हाट्सएप में भेज देता था, बता देते यहाँ पे सुधार लो, इंट्रो यहाँ पे कंक्लूजन सही कर लो। तो उनका बड़ा आभारी हूँ भाई, ऐसे गुरु हैं मेरे पास। आशीष श्रीवास्तव सर, उनका बड़ा मैं आभारी हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया। कुछ स्पेशल लोग आपकी लाइफ में रहते थे, तो उपमन्यु शुक्ला उनके पिताजी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे बात करते थे, मोटिवेट करते थे। मेंस का फॉर्म भी उन्होंने पूरा फिल किया मेरा, और हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। मुझे याद है सब्सटेंटिव लॉ देने के बाद मैं काफ़ी डिमोरलाइज था, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे हो गया था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी वर्धन किया। निपेंद्र भैया हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बाकी इस तरह से सब जो मेरे दोस्त हैं मैं कई लोग इस यात्रा का भाग बने, क्योंकि ये सफलता मेरी अकेली की नहीं थी, इसमें कई लोगों की आशीर्वाद, दुआएं, ब्लेसिंग्स ये सब साथ में थी। तो उन सब लोगों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आज यहाँ पे बैठा हूँ। और इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक स्पेशली थैंक्स, क्योंकि ये आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी जर्नी बताने का, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझूंगा अगर मेरी कोई भी बात अगर आपको उत्साहित करती है, आपकी सफलता में अगर थोड़ा तिनकी भर जैसा भी योगदान अगर इस मेरी बातों से होता है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ। इसलिए मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा। और बस चूँकि मैं जैसा बताता हूँ कि आप परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर आपको मैं बता दूँ कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपकी सफलता जाया नहीं जाएगी कभी। हो सकता है उसका आपको 1 साल बाद उसका पे मिले या 2 साल बाद, क्योंकि अब कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, पहली बार में निकल जाते हैं या दूसरी बार में, पर कई बार ऐसा नहीं होता है हम लोगों के साथ। हम तो UPSC 2 बार दिए, क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, PCS भी दी प्रीलिम्स, वहाँ भी क्लियर नहीं हुआ, और राजस्थान PCS दी, वहाँ भी क्लियर नहीं हुआ, MP PCS दी, वहाँ भी क्लियर नहीं हुआ। तो लगातार हमारे पास तो एक असफलताओं की बहुत लंबी फेहरिस्त है हमारे पास, तो हमने बहुत असफल हुए हैं। जुडिशरी में बस ये था, ईश्वर का साथ था, दोस्तों की बहुत मेहरबानी थी। हाँ, बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि यार मेरा लक काम नहीं कर रहा, मेरी किस्मत काम नहीं कर रही, पर मैं कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आप एक बार असफल होंगे, आपकी किस्मत एक बार काम नहीं करेगी, हो सकता है दूसरी बार काम ना करे, पर अगर आप मेहनत करते रहेंगे उसका आपको मूल्य अवश्य मिलेगा। हो सकता है आप न्यायिक सेवा में ना आए, तो आप कहीं भी जहाँ भी ज़िंदगी में रहेंगे, अगर आपने सिंसियरली स्टडी की है, तैयारी की है, आप इतना ईश्वर आपको देगा कि आप सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। और मैं बस 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो मेरे पसंदीदा कवि हैं, उन्होंने रश्मि रथी में लिखी थी। उन्होंने लिखा कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप IAS बनिए, आप PCS बनिए, आप न्यायिक सेवा जज बनिए। और शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।